आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी नमक का दरोगा। कहानी के विषय में हम विस्तार से के स्थान पर सारांश पर अधिक ध्यान देंगे। कहने का तात्पर्य कि हम इस कहानी का सारांश समझेंगे। अगर हम इसका सारांश अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें कहानी पूरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, आज मैं आपको विस्तार से न समझाकर सारांश रूप में इस कहानी को समझाऊंगी। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये कहानी स्वतः ही याद हो जाएगी। इसे आपको याद नहीं करना पड़ेगा और एक फायदा यह भी होगा कि आपको इसके प्रश्न उत्तरों पर भी अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम कोई कहानी समझ लेते हैं तो हमें उसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने में भी आसानी हो जाती है। तो कहानी समझने के पहले हम मुंशी प्रेमचंद के विषय में संक्षिप्त में जानेंगे कि मुंशी प्रेमचंद कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद एक लेखक थे। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया और उर्दू में ये नवाब साहब के नाम से, उर्दू साहित्य में ये नवाब साहब के नाम से जाने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और इनका पारिवारिक जीवन भी सामान्य ही रहा है और उसी का प्रभाव इनकी लेखन शैली में हमें देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य में ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। प्रारंभ में ये उर्दू में लिखते थे, फिर इन्होंने धीरे धीरे हिंदी में लिखना प्रारंभ किया और 300 से भी अधिक कहानियां इन्होंने लिखी और कई उपन्यास लिखे। और प्रत्येक कहानी और उपन्यास का मुख्य उद्देश्य होता था सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों पर को उजागर करना। तो ये जो कहानी है नमक का दरोगा, ये भी एक ऐसी ही सामाजिक परिस्थिति को उजागर करती है। हम देखते हैं कि अधिकतर लोग भ्रष्टाचार, रिश्वत और सूदखोरी में लगे रहते हैं और रिश्वत लेना एक तरह से साधारण सी बात हो गई है। इस कहानी को भी जब हम पढ़ते हैं तो प्रारंभ में हमें ऐसा ही लगता है कि शायद मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में रिश्वत और भ्रष्टाचार लेने को एक बहुत अच्छा माना है। ये हमें पता चलता है वंशीधर के पिता जब वंशीधर से ये बात कहते हैं कि बेटा, नौकरी तुम्हें चाहे जो भी मिले तुम उसे स्वीकार कर लेना, लेकिन उसमें ऊपरी आय का विशेष ध्यान रखना। ऊपरी आय से समझ में आता है रिश्वत पर विशेष ध्यान देना। उनका ये कहना था कि मासिक आय तो पूर्णिमा की चांद की तरह होती है। पूर्णिमा का चांद, जिसे हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, लेकिन अगले दिन से ही उसकी प्रत्येक कला धीरे धीरे घटती जाती है और अमावस्या के दिन चांद दिखाई देना समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी मासिक आय होती है, जो हमें जिस दिन प्राप्त होती है उस दिन तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दूसरे ही दिन से वो खर्च होना प्रारंभ हो जाती है। तो इसीलिए मासिक आय को पूर्णिमा के चांद की तरह बताया है। तो जब हम इतना मुंशीधर के पिता की ये सारी बातें जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार ये सब तो अपराध नहीं बल्कि एक उपलब्धि है। लेकिन वंशीधर अपने पिता, जो कि बहुत अनुभवी थे, उनकी सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। पिता की आज्ञा लेकर वो वहां से चले जाते हैं। और उस समय वंशीधर भी गए, उन्होंने प्रयास किया और उनकी मेहनत सफल हुई। वहाँ नमक विभाग में उन्हें दरोगा का पद प्राप्त हुआ। वे अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्य में पूरी तरह से मग्न हो गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझा रही हूँ? तो दरोगा के पद को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने कार्य में ईमानदारी दिखाई और पूरी तल्लीनता से अपने कार्य को करते रहे। लगभग 6 माह का समय व्यतीत हुआ था और मुंशीधर एक दिन रात्रि के समय जब का समय व्यतीत हुआ था कि तभी अचानक एक दिन रात्रि के समय वंशीधर को
गाड़ियों की आवाजें सुनाई दी। वंशीधर का नमक के दफ्तर से कुछ 1 मील की दूरी पर ही यमुना नदी बह रही थी और गाड़ियां उसी नदी से होकर गुजर रही थी। तभी मल्लाहों की आवाज सुनकर वंशीधर की नींद खुली। उन्होंने अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों को कहा कि जाओ जाकर देखो ये किस तरह की आवाजें हैं। जब अफसरों ने आकर उन्हें बताया कि कई गाड़ियां यहाँ पर हैं, तभी वंशीधर तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुए और उस स्थान पर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा तो गाड़ियों की कतार सी लगी हुई थी। वे देखकर चौंके और उन्होंने कड़क आवाज में कहा, ये गाड़ियां किसकी है और कहाँ जा रही है? कोई भी उनके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा था। सभी चुपचाप थे। फिर उनके बार बार पूछने पर धीरे से किसी ने कहा कि आलोपी दिन की। नाम सुनते से वंशीधर चौंक गए। उनका चौंकने का कारण ये था कि जो आलोपी दिन थे वो उस समय के उस जगह के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कई अंग्रेज अफसर उनके घर आया जाया करते थे और ऐसे व्यक्ति का नाम सुनकर चौंकना वंशीधर के लिए स्वाभाविक ही था। तभी उन्हें कुछ शक हुआ और उन्होंने गाड़ियों को देखा। जब उन्होंने गाड़ियों को देखा तो गाड़ियों में नमक था। वंशीधर चौंक गए। तभी आलोपी दिन के कुछ कर्मचारी आलोपी दिन के पास गए, क्योंकि आलोपी दिन भी वहीं पर गाड़ियों की कतार में सबसे पीछे अपने सजे हुए रथ में कुछ जागते कुछ सोते से सफर कर रहे थे। कर्मचारियों ने उन्हें जाकर जगाया। आलोपी दिन चूंकि एक बहुत ही रईस व्यक्ति थे, उन्हें अपने धन पर बहुत अभिमान था। उन्हें उनका ऐसा मानना था कि अगर पैसा है तो वो हर किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, हर किसी से अपनी बात मनवा सकते हैं। इसी अभिमान के कारण वे बड़े ही गर्व से वंशीधर के पास सामने पहुंचे और पहले तो उन्हें विनम्रता से कहा, बाबूजी, आपने हमारी गाड़ियां क्यों रोकी? कहिए, हमसे क्या कोई अपराध हुआ है? वंशीधर पर आलोपी दिन की बातों का कोई प्रभाव न हुआ। तब आलोपी दिन वंशीधर को लालच देता रहा और धीरे धीरे वह अपनी लालच की रकम बढ़ाते बढ़ाते 40,000 तक पहुंच गया। तब वंशीधर ने कहा, 40,000 क्या 40 लाख भी दोगे तब भी मैं आपकी यह बात स्वीकार नहीं करूंगा। और यह कहते हुए वह अपने अधीन कर्मचारियों को आदेश देता है कि आलोपी दिन को गिरफ्तार कर लिया जाए। कहा जाता है कि लोग तो सोते हैं लेकिन उनकी जिह्वा जागती है। ऐसा है इसका तात्पर्य कि रात्रि में लोग सोए रहते हैं, किंतु जैसे ही किसी को एक बात पता चलती है वह जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल जाती है। सुबह होते ही होते बच्चे बूढ़े सभी की जबान पर एक ही बात थी कि आलोपी दिन को गिरफ्तार करने आ गया है और उन्हें गिरफ्तार करने वाले वंशीधर है। समझ में आया है आपको कि किसने गिरफ्तार किया था? वंशीधर ने किसे गिरफ्तार किया था? आलोपी दिन को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आलोपी दिन तो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो अपने पैसों की ताकत से जब उन्हें अदालत में लेकर जाया जाता है तो वहां पर वो केस जीत जाते हैं और वंशीधर को यह कहकर कि अब उनकी पद से हटाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और आलोपी दिन तो प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो ऐसा कार्य बिल्कुल भी कर ही नहीं सकते। तब वंशीधर हताश निराश हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि क्या ईमानदारी का यही फल मिलता है? किंतु फिर भी उन्हें अपनी ईमानदारी से किए गए कार्य पर पूरा भरोसा होता है और वे निराश होकर अपने पिता के घर वापस आ जाते हैं। लेकिन घर आने पर उनकी ईमानदारी की सराहना करने के स्थान पर उनके पिता उन पर बहुत ही नाराज होते हैं, क्योंकि वे तो कहानी के प्रारंभ में उनसे बोल चुके थे कि मासिक आय के साथ साथ ऊपरी आय पर भी विशेष ध्यान देना है। लेकिन वंशीधर ने ऐसा नहीं किया था, तो पिता का नाराज होना स्वाभाविक था। उनकी माता भी उनसे नाराज होती है, तो
घर के सभी लोग एक तरह से वंशीधर से नाराज होते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि वंशीधर की ईमानदारी की तारीफ कर उनका उत्साह बढ़ा, किंतु वंशीधर अपनी ईमानदारी से संतुष्ट थे। उन्हें अपने आप से कोई आत्मग्लानि नहीं थी, पर दुखी अवश्य थे क्योंकि उनकी ईमानदारी की पराजय हुई थी। तब वे ऐसे ही बैठे थे कि अचानक शाम के समय उनके घर के द्वार पर एक सजा सजाया सा रथ आकर रुका। वंशीधर के पिता अचानक बाहर निकले और उन्होंने देखा तो उस रथ से आलोपीदीन उतरे और वे आलोपीदीन को देखते ही वंशीधर के पिता उनका स्वागत करने लगे और बोले कि मेरे बेटे से गलती हो गई, उसे क्षमा कर दीजिए, वह तो मूर्ख है। किंतु आलोपीदीन तो उस समय किसी और ही मूड से आई थी, अर्थात वंशीधर की ईमानदारी ने आलोपीदीन का हृदय जीत लिया था और उन्होंने समझाया कि नहीं, आपका बेटा तो बहुत ही अच्छा है, लायक है और ऐसे ईमानदार व्यक्ति का आज के समय में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी है कि मेरी बेईमानी की सजा उन्हें मिली और उन्हें उनके पद से दिया गया। तब वे दिन वंशीधर के सामने एक स्टाम्प पेपर और पेन रख देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस पर हस्ताक्षर करना होगा। वंशीधर उसे देखकर मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, मैं इस योग्य नहीं, लेकिन आलोपीदीन उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि मुझे तुम्हारे ही जैसे ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। मैं बहुत दिनों से ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था और अगर तुमने मेरी इस बात को स्वीकार नहीं किया तो इसका मुझे बहुत दुख होगा। तब आलोपीदीन ने उस स्टाम्प के अंदर वंशीधर को अपनी समस्त संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। साथ ही 6,000 रुपये वार्षिक वेतन के साथ साथ उन्हें रहने के लिए मकान, नौकर चाकर, गाड़ियाँ कह सकते हैं सब सुविधाएं उन्हें प्रदान की थी। वंशीधर यह पढ़ते ही वंशीधर ने जैसे ही इन्हें पढ़ा उनकी आंखों में आंसू आ गए और आलोपीदीन के प्रति उनके हृदय में जो क्रोध था उस क्रोध के स्थान पर उनके हृदय में क्षमा याचना आ गई। उन्होंने आलोपीदीन से कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। तब आलोपीदीन ने कहा कि नहीं, तुम्हें इस पर हस्ताक्षर करना ही होंगे। अगर जब तक तुम इस पर हस्ताक्षर नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं। उन्होंने डबडबाई आंखों से आलोपीदीन की ओर देखा और उस स्टाम्प पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वंशीधर को अपने हृदय से लगा लिया। तो बच्चों, इस कहानी के अंत में हमने ये देखा कि जो ईमानदार व्यक्ति था अंत में तो उसकी ईमानदारी की ही जीत हुई। हाँ, न्याय की देवी के सामने अवश्य ईमानदारी हार गई थी और बेईमानी जीत गई थी, लेकिन वही ईमानदारी आगे चलकर विजय प्राप्त करती है। तो हमें जीवन में हमेशा सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी का साथ देना चाहिए। वर्तमान में चाहे हमें उससे कुछ प्राप्त ना हो, लेकिन भविष्य में हमें अपनी ईमानदारी का फल अवश्य ही मिलता है।